बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शाकिर रज़ा ख़ान इनकलाब समाचार में आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। मेरे तमाम देखने वाले नाजरीन को मेरा प्यार भरा आदाब। इनकलाब समाचार यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं हर उस बात पर रोशनी डालने की कोशिश करता हूँ जिस बात को मेन स्ट्रीम मीडिया या अदानी और अंबानी का इस्लाम और मुस्लिम विरोधी मीडिया छुपाने की कोशिश करता है। आज हम देख रहे हैं कि जो नेशनल प्लेटफॉर्म का मीडिया है वो इस्लाम और मुसलमानों के डिस्क्रिमिनेशन के लिए रात दिन काम करता है, जिसकी फंडिंग अदानी और अंबानी जैसे बड़े बिजनेसमैन ग्रुप्स करते हैं। उसमें और भी कई सारे मीडिया हाउसेस है, जैसा टाइम्स ग्रुप है, नरेश चंद्रा ग्रुप्स है, ऐसे और भी कई सारे मीडिया हाउसेस हैं। प्रिंट मीडिया से लेके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इंटरनेट मीडिया तक के इस्लाम के ख़िलाफ़ में झूठा प्रोपेगेंडा किया जाने के लिए ये सारे प्लेटफॉर्म जो है रात दिन एक करके काम करते हैं। ये हम सब देख रहे हैं। मुसलमानों के ख़िलाफ़ में कई सारी कॉन्स्पिरेंसी भगवा एक्सट्रीमिस्ट के ज़रिए से टाइम टू टाइम लाई जाती है, और पिछले 8 सालों में जो पैटर्न चेंज हुआ है भगवा एक्सट्रीमिस्ट का इस्लाम के ख़िलाफ़ में प्रोपेगेंडा करना या इस्लाम के ख़िलाफ़ में काम करने का, उसमें कोर्ट का एक सहारा लेना एक बहुत अच्छा सा एक फ्रेमवर्क डिज़ाइन कर दिया गया है कि कोर्ट के माध्यम से अब इस्लाम के ख़िलाफ़ में काम किया जा रहा है। हमने पिछले भी कई वर्डिक्ट्स देखे हैं, उन वर्डिक्ट्स को भी आप सबके सामने हैं, अभी मैं जिक्र करते चलूँ। आगे बढ़ने से पहले एक बार आप सबसे दरख्वास्त है कि आप इनकलाब समाचार के मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार हौसला अफजाई कीजिए, तो इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में आपको वो सारे कॉन्स्पिरेंसी से पर्दा उठते हुए मेरे वीडियोस देखने मिल सकेंगे जो हमसे छुपाए जाते हैं। आप मेरे पिछले वीडियोस में अगर नज़र डालें तो ऐसे कई वीडियोस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे देखने मिल जाएंगे जिसमें इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़, भारत में रहने वाले मुसलमानों के ख़िलाफ़, बसने वाले मुसलमानों के ख़िलाफ़, भारत के मूलभूत मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो कॉन्स्पिरेंसी रची जाती है उस कॉन्स्पिरेंसी को समझने का आपको मौका मिलेगा। बेशक मैं जो बात कहता हूँ उसे सियासत के ये दलाल आपसे कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि सियासत की ये दलाल जो है ये वो बात आपके सामने रखते हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो कंट्रोवर्सी के रूप में खड़ा करे और अपने मीडिया पे उसको प्रिंट करके, पब्लिश करके, रन करके भगवा एक्सट्रीमिस्ट को गैदर कर सके, भगवा एक्सट्रीमिस्ट को और ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट बना सके। तो ये चीज़ हमें समझना होगा कि ये जो हो रहा है पिछले 8 सालों में, चाहे वो बाबरी मस्जिद वर्टिक्स हमने देखा है, चाहे वो ट्रिपल तलाक बिल का वर्टिक्स हमने देखा है, चाहे वो महाराष्ट्र में बीजेपी गवर्नमेंट रहते हुए महाराष्ट्र हाई कोर्ट का एक डिसीज़न जो आया था दरगाह में औरतों की हाजिरी को लेकर के, हमें समझना होगा कि ये पूरा एक फ्रेमवर्क है। ये फ्रेमवर्क बाकायदा डिज़ाइन किया गया है। इस डिज़ाइन के आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कर्नाटका हाई कोर्ट का, कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने भारत के तमाम मुसलमानों की उम्मीदों के मुताबिक ही फैसला दिया है। हमें ये उम्मीद पहले से ही थी कि कर्नाटका हाई कोर्ट का फैसला हिजाब के ख़िलाफ़ ही आएगा और भगवा एक्सट्रीमिस्ट के फेवर में ही आएगा। जो फैसला, जो वर्डिक्ट्स लिखा गया है उसको पर भी हम अभी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो सकता है, लेकिन आखिर तक देखिएगा, क्योंकि बीच में से अगर आपने वीडियो को देखना बंद कर दिया तो आप वो सच्चाई को समझ ही नहीं पाएंगे जो सच्चाई हमसे छुपाई जा रही है या मैं अपने इस वीडियो में जो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। कर्नाटका हाई कोर्ट का शुक्रिया मैंने इसलिए अदा किया है क्योंकि उन्होंने हमारे उम्मीद को पूरा किया है। कर्नाटका हाई कोर्ट ने जो हमारी उम्मीद को पूरा किया है, हमें ये पूरी तरह से उम्मीद थी कि जजमेंट हकीकत से परे ही होगा। जजमेंट जब लिखा जाएगा तो ये उम्मीद हमें पहले से थी कि इसे जजमेंट में कोट किया जाएगा कि इस्लाम की इसेंशियल प्रैक्टिसेस नहीं है, और सेम वही चीज़ हुआ। कम से कम मुझे तो ये उम्मीद पहले से ही थी, इसीलिए मैंने अपनी सोशल मीडिया वॉल पे पहले भी लिखा था कि फैसला क्या आएगा, और वैसा ही फैसला आया भी है। कर्नाटका हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उससे सहमत होना या नहीं होना ये हमारा अधिकार है
क्योंकि हम अभी तक तो फिलहाल एक डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर रह रहे हैं, इसलिए डिक्टेटरशिप का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई नहीं किया जा सकता कि जो कोर्ट बोल दे उसे हर किसी को गले में लोहे का तोक डाल के सर झुका के मानना ही पड़ेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसके लिए एक हवाला मैं आपको देते चलूँ। जब अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट किया गया था बॉम्बे में एक आत्महत्या मामले के अंदर में, और टीआरपी मैनेजमेंट की फौजदारी के मामले में 400 BC के मामले में अरेस्ट किया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने एक बात कही थी, रात और दिन एक रातों रात उनकी बेल करने के लिए एक बात कही थी। उस बात को यहाँ दोहराते चलूँ। एक रिस्पेक्टेड जज ने ये बात कही थी कि अर्नब गोस्वामी का न्यूज़ चैनल उसका अपना एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ अगर वो कोई बात बोलता है तो उसको उसका अधिकार है, क्योंकि राइट टू स्पीच और फ्रीडम टू स्पीच का राइट्स उसके पास भी है। आपको उसकी बात पसंद नहीं है, इसलिए हम आपके कहने पर अर्नब गोस्वामी को दोषी नहीं मान सकते। अगर आपको उसकी बात पसंद नहीं है तो आप उसका चैनल देखना बंद कर दीजिए और आप उसे मत सुनिए। मैंने यहाँ पे ये बात इसलिए कोर्ट की है ताकि इस वीडियो को कर्नाटका हाई कोर्ट के अवमानना के तौर पे ना देखा जाए, इसलिए जस्ट फॉर रिमाइंडर मैंने इस बात को यहाँ कोर्ट किया। वैसे हर कोई जानते हैं कोर्ट की गरिमा बनाना या कोर्ट की गरिमा गिराना आम आदमी के हाथ में नहीं है। कोर्ट जो वर्डिक्स लिखता है और कोर्ट जो आर्गूमेंट सुनता है, आर्गूमेंट के बीच में कोर्ट जो क्वेश्चंस रेस करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये जो प्रैक्टिस हम देख रहे हैं सालों से वो ऐसी ही होती है, लेकिन पिछले 8 सालों में हमने ये देखा कि मुसलमानों के खिलाफ में आने वाली कोई भी याचिका, कोई भी कंप्लेंट, चाहे वो रिलेवेंट हो या इररिलेवेंट हो, कोर्ट तुरंत एडमिट कर लेती है, जबकि कई सारे क्रिमिनल ऑफेंस और सोसाइटी को नुकसान पहुंचाने वाले एंटी सोशल एलिमेंट्स के पिटीशंस आज भी पेंडिंग पड़ी रहती है। ये जो वर्डिक्ट आया है, ये वर्डिक्ट को लैंडमार्क डिसीजन बनाया जाएगा इन फ्यूचर में, और इसको लैंडमार्क डिसीजन बना करके रेफरेंस के तौर पे यूज़ किया जाएगा। इसीलिए इस वर्डिक्स को बारीकी से समझना, बारीकी से देखना और उस पर गौर व फिक्र करना न सिर्फ मेरी, न सिर्फ मुसलमानों की, बल्कि देश के हर उस नागरिक की जिम्मेदारी और हर उस नागरिक के लिए ज़रूरी है जो अपने इस देश में देश की जो मूल आत्मा है उसको बचाए रखना चाहता है। और देश की जो मूल आत्मा है वो गंगा जमनी तहजीब है। अब हम इस पूरे वर्डिक्स के पीछे शुरुआत से लेकर वर्डिक्स तक के एक ब्रीफ पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। कर्नाटका स्टेट में अचानक से एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाती है। कुछ भगवा एक्सट्रीमिस्ट स्कूल के अंदर आते हैं और वहाँ के एक लोकल बीजेपी विधायक, उड़पी के लोकल बीजेपी विधायक जो है वो आकर के स्कूल मैनेजमेंट को धमकाते हैं कि जो मुसलमान बच्चियां अपने सरों पे इज्जत का दुपट्टा डाल के आती है, उनके सरों से वो इज्जत के दुपट्टे स्कूल मैनेजमेंट नोच ले। हकीकत यही थी। शब्द जो आज तक नहीं वापरे गए, मैंने वापरा है क्योंकि सच्चाई यही है। स्कूल मैनेजमेंट चूंकि बीजेपी विधायक के इन्फ्लुएंस में आता है, सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल का मैनेजमेंट बीजेपी विधायक के इन्फ्लुएंस में आने के बाद में मुस्लिम बच्चियों से गेट पर ही ये कह देना शुरू करता है कि आप जाओ, सर पे आपने जो इज्जत का आंचल ओढ़ा है उसे उतार के फेंक के आओ, जब आपकी इज्जत का आंचल उतर जाएगा तभी आप स्कूल के अंदर आ सकते हैं। ये सारा ड्रामा आपने और हमने सबने देखा है, सोशल मीडिया पे भी देखा है, प्रिंट मीडिया में भी हमने पढ़ा है और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में भी हमने इसे देखा है। यहाँ से शुरुआत होती है इस कंट्रोवर्सी की। तो आप इस कंट्रोवर्सी को समझने की कोशिश कीजिए। अचानक से कोई आता है, एक स्कूल मैनेजमेंट को धमकी देता है और स्कूल मैनेजमेंट को धमका करके मुस्लिम बच्चियों के सरों से इज्जत का आंचल उतारने की कोशिश करता है। मैं आंचल शब्द का इस्तेमाल जो कर रहा हूँ उसको भी बयान करते चलूँ। हम भारतीय सेटअप में रहने वाले जो लोग हैं, भारत की संस्कृति को मानने वाले जो लोग हैं, और भारत की संस्कृति इज्जत और आदर की संस्कृति है। हम यूरोपियन संस्कृति वाले लोग नहीं हैं, जहाँ पे के यूरोपियन संस्कृति में कपड़े नहीं पहनना मॉडर्निज्म माना जाता है। 2 पीस पे औरतों का रहना वहाँ का कल्चर होता है, जो
अक्सर और बेशतर आपने कंगना रनावत जैसी हीरोइनों को उनके पिक्चरों में देखा है, क्योंकि वो शरीर दिखाकर ही पैसा कमाने में यकीन रखते हैं, बिकॉज ऑफ इसलिए कि वो उनकी सोसाइटी और रिलीजन को रिप्रेजेंट भी करते हैं। लेकिन ऐसी सोसाइटी और रिलीजन इंडिया में आम प्रैक्टिस में नहीं है। आम प्रैक्टिसेस में क्या है कि हम जिस देश में रहते हैं वहाँ ब्राह्मण समुदाय भी रहता है, और ब्राह्मण समुदाय की महिलाओं के सरों पे हमने इज्जत का आंचल हमेशा से देखा है। क्यों कि वो रिस्पेक्टेड लेडीज़ है जो अपने सरों को ढकती है। वो शलवार फ्रॉक वाले जो ड्रेस है उसके दुपट्टे से भी हो सकता है, वो साड़ी के अपने पल्लों के से भी हो सकता है, वो आंचल से भी हो सकता है। यहाँ तक के सनातन धर्म में हिंदू समाज जिन देवियों की पूजाएं करता है उन पर भी जो आंचल डाला जाता है वो आंचल ही इज्जत का आंचल का प्रतीक होता है। हम जिस देश में रहते हैं वहाँ जैन समुदाय भी है, वहाँ गुजराती समुदाय भी है, वहाँ मारवाड़ी समुदाय भी है। बेशक ये सारे के सारे समुदाय इस्लाम को फॉलो नहीं करते हैं। यहाँ पर क्रिश्चियन समुदाय भी है, जेविश समुदाय भी है, यहाँ रहता है, और भी कई सारे रिलीजन को मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं। इन रिलीजन की अगर हम प्रीवियस लाइफ स्टाइल और प्रैक्टिसेस को देखें और आज की भी लाइफ स्टाइल और प्रैक्टिसेस को देखते हैं हम, तो हम कई सारी माताओं बहनों को अपने पाते हैं कि वो शरीर ढकने के लिए कपड़े पहनती है, शरीर दिखाने के लिए नहीं। जो शरीर ढकने के लिए कपड़े पहनती है और अपने सरों पे जो दुपट्टे रखती है उसे ही को आंचल कहते हैं। अब इसी आंचल का इस केस से क्या संबंध है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। जब एक रिलीजन को मानने वाले औरतें, लड़कियां अपने सरों पे इज्जत का आंचल ढाक रही है और उस रिलीजन का नाम इस्लाम है, तो उसके खिलाफ एक्सट्रीमिस्ट से लेकर कोर्ट तक खड़े हो जाते हैं। साथ ही साथ जब उसी आंचल को उन्हीं के समुदाय के, उन्हीं के रिलीजन के मानने वाले घूंघट निकालने वाली महिलाएं अगर उसे अपने सर पे ढकती है तो वो उनके समाज की, समुदाय की परंपरा कहलाती है। तो इस हिपोक्रेसी को समझने की कोशिश कीजिए जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हिपोक्रेसी जो भगवाधारी एक्सट्रीमिस्ट उस स्कूल में मॉब लेके आए, वो भगवाधारियों की माएँ, बहनें, माताएं, पिताएं, दादी, नानियाँ भी अपने सरों पे इज्जत का आंचल सदियों से ओढ़ती आई है और आज भी ओढ़ रही है और आने वाले वक्तों में भी ओढ़ती ही रहेंगी। ये ख़त्म नहीं होने वाला है। लेकिन इसे एक कंट्रोवर्सी बनाया गया और कोर्ट ने इसे एडमिट किया। मैं ये समझ ही नहीं पाता हूँ कि कोर्ट ऐसी चीज़ों को एडमिट क्यों करता है, लेकिन इसको समझने के लिए इस बात पे आना ज़रूरी है कि कोर्ट इसलिए ऐसी चीज़ों को एडमिट करता है ताकि वो डिसीजन के तौर पे लिख दिया जाए और आने वाले वक्तों में मुसलमान लड़कियों को, मुसलमान औरतों को मुस्लिम समुदाय में भड़काने का काम किया जा सके। इसीलिए ट्रिपल तलाक बिल का भी वर्डिक्ट जब हमने देखा तो वो वैसा ही वर्डिक्ट हमारे सामने आया। उसका भी मकसद ये था कि हर मुस्लिम शादीशुदा जोड़े में हर रात उनके कमरे में झगड़े हो जाए और दूसरे दिन मुस्लिम महिला पुलिस स्टेशन जाके अपने शौहर के खिलाफ कंप्लेंट लिखाए, ताकर और वो खुद ही फिर साबित भी करे कि मेरे शौहर ने मुझे ये चीज़ कही है, और उसके शौहर को जेल में डालने का सदन से कानून भी पास कर दिया गया। तो इसके पीछे की कॉन्स्पिरेसी वही है जो ट्रिपल तलाक बिल को लेकर रची गई। ये भी वर्डिक्ट जो आया है और इस वर्डिक्ट में जो बात लिखी गई है उस वर्डिक्ट के पूरे आर्गुमेंट पे अगर हम नज़र डालते हैं तो ये वर्डिक्ट मुस्लिम बच्चियां कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती है। जबकि यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि जो स्कूल मैनेजमेंट के यूनिफॉर्म कोड की बात की जा रही है, यूनिफॉर्म कोड के अंदर में कहीं पर भी कोई भी स्कूल मैनेजमेंट बॉडी कभी भी जब ड्रेसिंग सेंस को प्रिस्क्राइब करती है तो उसका मेजरमेंट डिस्क्राइब नहीं किया जाता। ये बात को समझ के चलिए। अगर वहाँ स्कर्ट पहनने का यूनिफॉर्म बनाया गया है तो स्कर्ट घुटनों से कितना ऊंचा होगा, कितनी लेंथ का होगा, कितने घेर का होगा, कितनी स्लीव्स लेंथ होंगी, ये मेजरमेंट कभी भी प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता है। आज न सिर्फ मुस्लिम बल्कि कई नॉन मुस्लिम बच्चियां भी अपने स्कर्ट्स के नीचे लेगिंग पहनती है, शलवारों का इस्तेमाल करती है। तो क्या जो स्कूल मैनेजमेंट यूनिफॉर्म कोड कर रहा है
और यूनिफॉर्म डिज़ाइन कर रहा है, और अब वो मुस्लिम बच्चियों के साथ साथ हिंदू बच्चियों को भी, नॉन मुस्लिम बच्चियों को भी अपने यूनिफॉर्म में शलवार फ्रॉक पहनने की मनाही कर देगा। अगर इसी जजमेंट और इसी स्कूल मैनेजमेंट की बात की जाए तो हमने वीडियोस में देखा है कि वहाँ नॉन मुस्लिम बच्चियाँ भी शलवार फ्रॉक पहन के आ रही है और अपने गलों पे, सीनों पे दुपट्टा रखी हुई है। वही दुपट्टा तो आंचल है। बात आंचल की नहीं है, बात एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी को खड़ा करना जिसे बार बार इम्पोज करके, बार बार हैमर करके मुस्लिम लड़कियों को इस्लाम के खिलाफ में भड़काया जाना, ये उसकी कॉन्स्पिरेसी है। और अजीब सा इत्तेफाक है कि हमारे माननीय जज आर्गुमेंट के दौरान ये सवाल ही नहीं पूछते। क्यों नहीं पूछते? क्योंकि ये इस्लाम के खिलाफ वाली बात है। अजीब सा इत्तेफाक है। मुझे नहीं पता वो अपने ओहदे से ईमानदार है या नहीं है, मैं नहीं जानता। लेकिन जब पूरे आर्गुमेंट को मैंने पढ़ा है, पूरे आर्गुमेंट को मैंने समझा है, तो उस आर्गुमेंट में मैंने ये पाया है कि जो भगवा एक्सट्रीमिस्ट ने इस इज्जत के आंचल को इस्लाम से रिलेट करके प्रेजेंट किया, और भगवा एक्सट्रीमिस्ट के लॉयर की तरफ से प्रेजेंट हुए लॉयर ने कोर्ट में ये कहा कि स्कार्फ जो है वो हिजाब इस्लाम का एसेंशियल पार्ट नहीं है, और उसे कोर्ट के जुडिशरी ने एडमिट कर लिया। इसी एक लाइन पर पूरा जजमेंट ड्राफ्ट किया गया है। जब कोर्ट में कर्नाटक हाई कोर्ट की सीजी दीक्षित मैडम ने वर्डिक्ट्स को पढ़ा, और वर्डिक्ट्स को पढ़ के 4 पॉइंट को सबसे पहले हाईलाइट किए, तो उन पॉइंट में सबसे ऊपर जो लिखा गया वो यही चीज़ लिखी गई। उन्होंने वर्डिक्ट्स में लिखा है अपने कि हिजाब इज़ नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लामिक प्रैक्टिस एंड फेथ्स। तो सॉरी टू से कोर्ट, मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि आपने जब वर्डिक्ट्स लिखा तो भगवा एक्सट्रीमिस्ट को खुश करने के लिए भगवा एक्सट्रीमिस्ट के लॉयर की ही लाइन को आपने रिप्लिकेट कर दिया, लेकिन आपने कहीं भी कुरान का रेफरेंस नहीं लिया। तो मैं बताते चलूँ अपने देखने वाले दर्शकों को, मेरे वीडियो को देखने वाले लोगों को, कि कुरान में 7 बार इसका जिक्र है। लेकिन कुरान में 7 बार जिक्र किस चीज़ का है? कि ए नबी, तुम कह दो कि औरतें अपने सरों पे चादर डाल के रखा करे, अपने जिस्म की जसामत को गैर मर्दों से छुपा के रखा करे, अपने जिस्म की जसामत की हिफाजत किया करे। अगर माननीय कोर्ट पार्शल होते तो वो किसी इस्लामिक स्कॉलर को बुलाते, इस्लामिक स्कॉलर उन्हें कुरान के वर्सेस का ट्रांसलेट समझाते। मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूं कि कोर्ट पार्शल नहीं है, लेकिन जजमेंट जो लिखा गया मैं उसको डिकोड करने की कोशिश कर रहा हूं। जब कुरान में 7 बार जिस चादर का जिक्र किया गया है, तो इस चादर के मॉडर्न वर्जन की तरफ मैं आपको लेने चाहूँगा। आपने और हमने टीवी पे महाभारत और रामायण 2 सीरियल देखे हुए हैं अपने अपने बचपने में। रामानंद सागर जी का बनाया हुआ रामायण भी हमने देखा है, और महाभारत भी हमने देखा है। एक मिथ के आधार पर बात कही जाती है, वो मिथ है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन यह कहा जाता है कि आज से 5000 साल पहले श्री राम का जन्म हुआ था, उस वक्त रावण बनी थी। तो आज से 5000 साल पहले की जो वेशभूषा शैली उस सीरियल में दर्शाई गई, और आज तक हम जितने भी पोर्ट्रेट देखते आए हैं उस कॉन्टेस्ट में, वो हमने ये देखा है कि जो ड्रेसिंग सेंस उस वक्त इस्तेमाल किया जाता था वो औरतों का फुल क्लॉथिंग नहीं हुआ करता था। ये बात को कोड करने के पीछे किसी रिलीजन की किसी भी आस्था को ठेस पहुंचाना मेरा मकसद नहीं है, सिर्फ डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमने उन सीरियल के अंदर में ये पाया कि उस वक्त का कल्चर ऑफ ड्रेसिंग सेंस था वो उस तरह का था। तो क्या आज श्री राम जी के मानने वाले भक्तों का भी की महिलाओं का ड्रेसिंग सेंस वही है? बिल्कुल भी नहीं है। उसका वर्जन चेंज हो चुका है। आज वो शलवार फ्रॉक में बदल चुका है, आज वो साड़ी में बदल चुका है, आज वो अलग अलग टाइप्स के
गारमेंट स्टाइल में बदल चुका है। तो ठीक वही चादर जिसका जिक्र कुरान में किया गया है, जो औरतों को सरों को ढकने की बात कह रहा है, वही चादर का स्वरूप जो है आज की जो बच्चियां हैं अपने कंफर्ट लेवल के लिए अपने गाउन के ऊपर में, जिसे आप बुर्का कहते हैं और इंग्लिश में उसे हम गाउन के नाम से जानते हैं, गाउन के ऊपर में उस चादर को सर पे लपेट कर अपने माथे से लेके अपनी चिन तक के लपेट लिया करती है। इसी का नाम हिजाब है। और जब ये चादर ही हिजाब है, यही चादर हमारी ब्राह्मण माताओं बहनाओं का, हमारी जैन समुदाय की माताओं बहनाओं का, बनिया समाज की माताओं बहनाओं का, हरियाणवी समाज की माताओं बहनाओं का, राजस्थानी समाज की माताओं बहनाओं का आंचल है और उसकी रिस्पेक्ट हम सब करते हैं। तो फिर उसी समुदाय के मानने वाले पुरुषों के अंदर में मुसलमान बच्चियों की उस एक चादर को लपेटने से इतनी नफरत क्यों पैदा हो गई? ये मेरा पॉइंट है। और कोर्ट ने अपने आर्गुमेंट में यह सवाल क्यों नहीं रेज किया, जबकि कोर्ट को चाहिए था कि वो दोनों पार्टी के आर्गुमेंट को सुनने के टाइम भगवा एक्सट्रीमिस्ट को प्रेजेंट करने वाले लॉयरों से ये सवाल पूछे। नहीं पूछा गया। कोर्ट की अपनी चॉइस है, वो मैं रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता कोर्ट को, लेकिन कोर्ट की चॉइस से हम क्या कलेक्ट कर रहे हैं मैं वो समझता हूं। हम ये कलेक्ट कर रहे हैं चूंकि मामला इस्लाम को बदनाम करने का, इस्लाम के खिलाफ मुस्लिम लड़कियों को वर्गलाने का है, इसीलिए शायद कोर्ट ने इसको पूछना जरूरी ना समझा हो। ये मेरा सेंस कहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोर्ट की बेइज्जती कर रहा हूं। इसका मतलब ये है कि मैं उस बात पर आम नागरिक का ध्यान लाने की कोशिश कर रहा हूं जिसे कोई भी मीडिया कभी भी नहीं बताएगा। तो ये आर्गुमेंट जो सेटअप किया गया, ये एक कॉन्स्पिरेसी के तहत किया गया। कुछ एक्सट्रीमिस्ट का स्कूल में आना, स्कूल मैनेजमेंट को धमकाना, स्कूल मैनेजमेंट का उनके इन्फ्लुएंस में आना और स्कूल मैनेजमेंट का उनके इन्फ्लुएंस में आकर के मुस्लिम बच्चियों के सरों से इज्जत के आंचल को नोचने की कोशिश करना और उन बच्चियों का अपने सरों को ढके हुए इज्जत के आंचल को बचाने के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना, इस उम्मीद पे कि शायद कोर्ट, रिस्पेक्टेड कोर्ट, ये समझे कि ये जो हिजाब है ये सिर्फ इस्लाम का ही इसेंशियल पार्ट नहीं है बल्कि एक सभ्य समाज का भी इसेंशियल पार्ट है। लेकिन कोर्ट ने जो डिसीजन दिया उसने ये बता दिया कि ये सभ्य समाज के लिए भारत में अब जगह नहीं बची। अब जो जगह है वो असभ्य समाज की तरफ बढ़ रही है, जिसमें आप कंगना रनावत जैसी हीरोइनों को टू पीस में अक्सर पिक्चरों में देखते आए हैं और उन्हीं जैसी महिलाओं को आज भारत सरकार हम टैक्स पेयरों के पैसों से जेड सिक्योरिटी प्रदान करती है। तो कोर्ट के जजमेंट को क्या हम ऐसा समझे? माननीय कोर्ट से मेरी दरख्वास्त है कि जब आप इस्लाम के किसी भी मामलात पर गौर व फिक्र करें, आपके सामने कोई भी आपकी बेंच पे बात आए तो आप दीक्षित होके ना सोचे, आप कोर्ट होके सोचे। वरना हमें यही लगता रहेगा कि दीक्षित सरनेम था इसीलिए जजमेंट ऐसा आया। नामधारी उर्दू नाम वाले जज को आप एक बेंच में रख लेते हो, लेकिन वो उर्दू नाम वाले जजेस हमारे वर्डिक्स में किसी काम के नहीं होते। हमें पता है क्यों रखते हैं, एक उर्दू नाम वाले जज को बेंचेस में क्यों रखा जाता है। हम जानते हैं उसको, बात को समझते हैं, उस बात को, मजबूरी को भी समझते हैं, आपकी दिखावे की जो दुनिया को दिखाना है उस मजबूरी को भी समझते हैं। अब ये वर्डिक्स आने वाले वक्त में क्या नुकसान करेगा ये भी समझिए। आने वाले वक्त में कल चल के कोई फिर भगवा एक्सट्रीमिस्ट खड़े होंगे और वो फिर कोई एक नई कंट्रोवर्सी को खड़ा करेगा। वो ये कह सकता है कल कोई भगवा एक्सट्रीमिस्ट कि मुसलमान बच्चियां बालों की चोटी डालती है
ये तो इसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम नहीं है, इसलिए कोर्ट के जरिए से इसको बैन किया जाए। मुसलमान बच्चियां स्कूलों में आएंगी तो बाल खोले करके आएंगी, ऐसा भी किया जा सकता है। रेफरेंस के तौर पे इसी वर्डिक्स को लिया जाएगा। मुसलमान बच्चियां चप्पल पहन के नहीं आ सकती, रेफरेंस के तौर पे इसी वर्डिक्स को लिया जाएगा। माननीय कोर्ट जब कोई डिसीजन लेता है तो वो फ्यूचर का रेफरेंस बनता है। तो इसीलिए कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है कि जब वो कोई वर्डिक्स लिखे तो अपनी वर्डिक्स में इस बात का ध्यान रखे कि फ्यूचर में इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। बहुत अफसोस है मुझे कर्नाटक हाई कोर्ट के इस फैसले के ऊपर में, और मैंने शुक्रिया इसीलिए अदा किया कि आपने कोर्ट में हमारे विश्वास को कमज़ोर करने की एक और कड़ी जोड़ दी। जो भारत के मूलभूत भारतीय मुसलमान, जो मूल निवासी हम भारतीय मुसलमान हैं, जो अपने डेमोक्रेटिक सेटअप में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर में एक न्यायपालिका को रिस्पेक्ट करते आए हैं, उस रिस्पेक्ट में आज एक और मील का पत्थर साबित हुआ कर्नाटक हाई कोर्ट का ये वर्डिक्स, जिसने हमारी इस उम्मीद को और कम किया कि भारत में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ में कोर्ट के जजमेंट कभी भी फेयर नहीं हो सकते। इन 8 सालों में तो कम से कम हमने ये देखा है और इसको समझा है। अब इसके ऊपर कोर्ट हमसे ज़बरदस्ती थप्पा नहीं लगवा सकती कि नहीं हमने जो बोला अब आपको मानना ही है, थप्पा नहीं लगा सकती, क्योंकि अभी तक तो डिक्टेटरशिप भारत में नहीं है, इसलिए थप्पा नहीं लगाया जा सकता। मेरा ये वीडियो बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा क्योंकि सच्चाई से भरा हुआ है। मेरा ये वीडियो बहुत सारे लोगों को खलेगा क्योंकि सच्चाई से भरा हुआ है। मेरा ये वीडियो बहुत सारे लोगों को एतराज़ भी जाहिर करेगा। उसमें कई सारे मुसलमान उर्दू नाम वाले एतराज़ करने वाले भी होंगे, लेकिन हकीकत तो यही है। तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल इनकलाब समाचार के माध्यम से लोगों तक के वो कॉन्स्पिरेंसी पहुँचाऊँ जो कॉन्स्पिरेंसी इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ में ऑरेंज एक्सट्रीमिस्ट रच रहे हैं, जिसमें गाए बगाए कोर्ट के ज़रिए से हमें दबाने और सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है और मिसकोट किया जा रहा है इस्लाम को। जैसा कि इस जजमेंट में वर्डिक्स में मिसकोट किया गया। मैंने इसलिए मिसकोट कहा क्योंकि 7 जगह पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में मुस्लिम औरतों को अपने सरों को चादरों से ढकने का जिक्र किया है। जो भी चाहे वो कुरान को रेफ़र कर सकता है, बल्कि मेरी अपील है कि हर कोई कुरान को तर्जुमे से पढ़े, तर्जुमे से समझे। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत का जो तर्जुमा है कंजुल ईमान, उसको रेफ़र करें। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने जिस तरीके से कुरान की तफसीरात को बयान किया है वो हमारे मुल्क में कहीं और देखने नहीं मिलती। इसलिए जब भी आपको कुरान के हवाले समझने की ज़रूरत पड़े तो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहमद रज़ा खान साहब का तर्जुमा तफसीर कंजुल ईमान को ज़रूर पढ़ें आप। और मैं कोर्ट से भी दरख्वास्त करूंगा कि जब कभी भी आपको किसी रेफरेंसेस की ज़रूरत पड़े तो इमाम अहमद रज़ा खान के द्वारा किए गए कुरान के तर्जुमे का आप विश्लेषण कर लिया कीजिए। अब तो सभी ज़ुबान में अवेलेबल है, उर्दू, हिंदी, बायलिंगुअल लैंग्वेज, सारे के सारे बायलिंगुअल लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो बड़ा ज़रूर है लेकिन बहुत काम का है। इस कॉन्स्पिरेसी को किस तरीके से भगवा एक्सट्रीमिस्ट के ज़रिए से खड़ा किया गया, कोर्ट तक लाया गया, कोर्ट से कानून बना करके मुसलमानों के ख़िलाफ़ में खड़ा किया गया है, ये हम सबको समझना बहुत ज़रूरी है। बोलने को इस सब्जेक्ट पे बहुत सारी बातें हैं जो इस वीडियो में कवर नहीं की है मैंने। इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर आगे कभी इस वीडियो में कवर करूँगा। कंगना रनावत की मैंने इसलिए एग्जांपल यहाँ पेश की है क्योंकि पिछले कुछ सालों में कंगना रनावत ने इस्लाम के ख़िलाफ़ में बहुत कुछ बोला है, बहुत कुछ उटपटांग कहा है। स्पेशली ये 1.5 साल के कोरोना काल के बीच में 12वीं फेल उस महिला ने इतना ज़्यादा बोला है कि जिसकी कोई हद नहीं है। इसलिए मैंने उस असभ्य महिला को असभ्य उदाहरण के लिए कोट किया है। बहरहाल आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद भी आएगा
समझ भी आएगा। पसंद से ज़्यादा समझने की कोशिश कीजिए। इनकलाब समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और इनकलाब समाचार के इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इसको देख सके और भी लोग इस कॉन्स्पिरेसी को समझ सके कि भगवा एक्सट्रीमिस्ट को किस तरीके से कोर्ट के ज़रिए से बढ़ावा मिल रहा है और इस्लाम के फॉलोअर यानी मुस्लिम कम्युनिटी को किस तरीके से कोर्ट में या न्यायपालिका में अपनी यकीन को कम करने के लिए काम किया जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आपकी और हमारी हिफाजत की दुआएं। अल्लाह आपको और हमको महफूज रखे, हमारी बच्चियों को महफूज रखे, उन्हें इस्लाम की तालीमात से आप अवगत करवाइए। इमाम हजरात की ज़िम्मेदारी है कि हर जुमे को इस्लाम में औरत का और मर्द का क्या किरदार है, उन्हें कैसे रहने की इजाज़त दी गई है, उनकी लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए, इस पे बयानात किए जाए। उलमा अहले सुन्नत वल जमात की ज़िम्मेदारियाँ हैं ऐसे हालात में कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस्लाम की बेसिक नॉलेज दे, बेसिक नॉलेज ऑफ इस्लाम से रूबरू करवाए, ताकि हमारी नई नस्लें जो है वो महफूज रह सके। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।